बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की फैमिली को हरासा करने के मामले पर अदालत की जानिब से पहला बड़ा हुक्म आया है और ये जितना भी हिरासमेंट का सिलसिला शुरू रहा उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आईजी के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी हो गया है। और दूसरी जानिब जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था परवेज़ इलाही को आज रोबकार उनकी जारी हो जाएगी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है। 4th शेड्यूल में जो लोग नक्स अमन में मुलव्वस होते हैं या जिनके ख़िलाफ़ ये बात सामने आती है कि ये उस इलाके का जो अमन है उसको तबाह कर सकते हैं या उसके लिए कोई मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो फिर हमारी जो हुकाम है उनकी जानिब से क्या किया जाता है, डीसी जो मुतलका ज़िला का होता है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है और उसका नाम 4th शेड्यूल में डाल देता है। 4th शेड्यूल में नाम डालने के बाद उस बंदे की हर तरह की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। वो अगर उस इलाका से बाहर जाएगा वो थाने में बता के जाएगा, थाने वालों की इजाज़त से जाएगा, उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी लाइफ और उसके जो हकूक़ हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये उन मुकदमात में होना चाहिए था जिन मुकदमात में कोई केस बनते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ ये होता है कि छोटे छोटे मामलात हैं, कोई सियासी मुखालिफिन हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो किसी बासर फ़र्द के ख़िलाफ़ हैं, उनको भी ऐसे ही रगड़ दिया जाता है, उनका नाम भी 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। और इस वजह से ये नाम डाला जाता है ताकि जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक न चलें और अपनी मर्ज़ी से ये निज़ाम को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम तबाही की तरफ जाता है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने अब 4th शेड्यूल में जो नाम शामिल करने का तरीक़ाकार है उसको सख्त करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए जाते हैं ये बहुत गलत तरीका है। आप किसी के भी मोबाइल का डाटा ले लेते हैं, आप किसी का व्हाट्सएप से कोई मटीरियल लेके आप उसका नाम 4th शेड्यूल में डाल देते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, अली बाक़ नजफ़ी साहब की सरबराही में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। अदालत ने शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का जो अक़दाम था उसको कलअदम करार दिया। अदालत ने हदायत की कि किसी का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाया जाए। ऐसी पाबंदियाँ लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। 4th शेड्यूल में शामिल शख्स को अपनी नकल व हरकत महदूद करने का बॉन्ड भरना पड़ता है। 4th शेड्यूल में शामिल शख्स को हुकूमत जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। अदालत का कहना था कि किस्सा मुख्तसर 4th शेड्यूल में शामिल शख्स का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ मालूमात अमूमन SMS या व्हाट्सएप मैसेज से ली जाती है और कोई भी ऐसा जो आप जिसको नहीं कह सकते कि रिलायबल सोर्स नहीं है ऐसे सारे मामलात का कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जो सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलाई जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 4th शेड्यूल में किसी शहरी का नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फोरम्स से मालूमात ली जाएँ और उसके बाद किसी का नाम 4th शेड्यूल में डाला जाए। हम चूँकि मैं बतौर वकील इन केसेस को डील करता हूँ तो हमने देखा है कि आम आदमी जिनका किसी अफसर के साथ कोई मामला बन गया, जिनका किसी वडेरे के साथ कोई मामला बन गया, उनका नाम भी 4th शेड्यूल में होता है और वो 4th शेड्यूल में इतना जलील हो जाता है कि वो अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाता है पीछे मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। और जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था, जिन असल लोगों को इसमें जिन असल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ये 4th शेड्यूल बनाया गया था वो तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो अगर उनको देखा जाए तो आम आदमी इंतकाम का निशाना बनता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने तभी ये कहा है कि सख्त तरीक़ाकार अपनाया जाए ताकि ये ना हो कि हर बंदे का उठा के आप उसका नाम ECL में डाल दें, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है परवेज़ इलाही और दीगर के ख़िलाफ़ और उसमें जो बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, चूँकि कल परवेज़ इलाही की जानिब से उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने और उनको किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। यही वजह थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 3 दिन पहले ही ज़मानत मंजूर कर ली थी, लेकिन मुचलके जमा नहीं करवाए थे परवेज़ इलाही ने, ताकि लाहौर हाई कोर्ट से पहले चीज़ें क्लियर हो जाएँ और अगर मुचलके जमा करवाएं, रोक कर दें तो नए मुकदमे में गिरफ्तारी ना हो। इस वजह से जब लाहौर हाई कोर्ट से कल रिलीफ मिल गया तो अब परवेज़ इलाही की जानिब से आज मुचलके जमा करवा दिए गए हैं।
मुचलकों की तस्दीक हो गई है। बैंकिंग जराइम कोर्ट में परवेज़ इलाही के ज़मानती मुचलकों की जाँच पड़ताल जारी है और ज़मानती मुचलकों की मंजूरी के बाद रोबकार जारी हो जाएगी। 5 लाख रुपए के मुचलके की वह ज़मानत मंजूर की थी और जेल हुकाम ने सदा की थी कि जो फैसला है रोबकार है, अगर वो जारी की जाएगी तो हम रिहा कर देंगे। तो आज ये नज़र आ रहा है एक कि जो परवेज़ इलाही हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी खुफिया मुकदमे में उनको गिरफ्तार, किसी पेंडिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि आज जब रोबकार पहुँचेगी जेल में तो उनको वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा और वो रिहा होने के बाद उनको अदालतों ने रिलीफ दिया है और वो बड़ी मुश्किल से, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, वो डटे रहे हैं, कायम रहे हैं अपने जो उनका स्टांस था सियासी, और उस बुनियाद पर उनको एक बड़ा रिलीफ दिया गया और मैं समझता हूँ कि अब उनकी रिहाई का उनको रिहा ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक मुकदमा था, 9 मई से जुड़े तोड़ फोड़ और हंगामा राई से मुतल्लिक केस था सेशन अदालत इस्लामाबाद में। अब पहले मैंने आपको बताया था कि 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर और बाकी रहनुमाओं को रिलीफ दिए थे और मैंने आपको कहा था अभी एक विंडो ओपन हो गई है और ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत अब जो निचली अदालतें हैं उनका भी, वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं जाखा खुल जाना, अब उनको भी, वो भी इस पर फैसले देना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पहले 9 मई के नाम से डरते थे, अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक बड़ी अदालत ने अदम मौजूदगी और अदम शवाहिद की बुनियाद पर जो मरकजी मुलजमान जिनको करार दिया गया था उनको रिहा किया, उनकी ज़मानत कन्फर्म की, तो आज सेशन अदालत इस्लामाबाद ने जो एडिशनल सेशन जज हैं सैयद मोहम्मद हारून शाह, उन्होंने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए। सरकारी वकील के आने तक अदालत ने केस में वक्फा किया और उसके बाद अदालत ने शाह महमूद की कुरैशी की हाज़िरी लगवाई। इतने में सरकारी वकील आ गए, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स अदालत के सामने किए। वकील ने अदालत में कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर पुरतशद्दुद एहतजाज में इमा का इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम जो इमरान खान पर है। शाह महमूद कुरैशी ना ही जाए वक़ूआ पर मौजूद थे, ना ही ऐसा कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलव्वस करने की कोशिश की। अदालत शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत कबूल करे तो अदालत ने उनकी ज़मानत कबूल कर ली। आपको याद होगा जब इमरान खान 9 मई को सुबह निकले थे इस्लामाबाद के लिए तो उन्होंने एक बयान जारी किया था मीडिया को, और वो बयान उसमें पुरअमन एहतजाज का था कि अगर मुझे गिरफ़्तार करते हैं तो पूरे मुल्क में आप पुरअमन तरीके से, और इमरान खान ने किसी भी एहतजाज में, मुझे नहीं याद कि पुरअमन का वर्ड इस्तेमाल ना किया हो। पुरअमन एहतजाज हमें आईन पाकिस्तान हमें इसका हक देता है। अब अगर पुरअमन एहतजाज जो कहा गया हो, बाद में हालात ऐसे बने हों, कोई ऐसा इवेंट हो गया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हो कि उसके बाद वो जो पुरअमन एहतजाज है वो पुरअमन न रहे और वो पुरतशद्दुद हो जाए, तो जो शख्स गिरफ़्तार हो चुका है, जो मौके पर मौजूद नहीं है, जो बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, तो उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो मुकदमात में ज़मानतें दी जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि अदालतों की जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव है कि आप जो मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो मुलव्वस नहीं है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी अब इन मुकदमात में, 9 मई से जुड़े मुकदमात में रिलीफ की उम्मीद लग गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहराम तुर्कई, तराकई भी कहते हैं, तुर्कई भी कहते हैं, शहराम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके चचा के घर F7 में उनकी गैर मौजूदगी में उनके चचा के घर पर छापा मार कार्रवाई की इस्लामाबाद पुलिस ने। वो ऐसी छापा मार कार्रवाई थी कि वो सिर्फ छापा मार कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने तोड़ फोड़ करके पूरे घर को तबाह बर्बाद कर डाला और उस पर जो पूरे घर में इन्होंने तोड़ फोड़ की और पूरे घर को नुकसान पहुंचाया। अब हर बंदा तो ऐसा करता नहीं है, तो वो जो फैमिली थी शहराम तराकई की, उन्होंने, उनके चचा ने एक दरख्वास्त दायर की अंदराज मुकदमा की सेशन अदालत इस्लामाबाद में, और उसमें ये प्ली ली कि IG इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, उनकी, IG इस्लामाबाद की माँ पर दीगर पुलिस अफसरान ने शहराम तराकई की गिरफ़्तारी के लिए उनके चचा के घर पर छापा मार कार्रवाई की और वहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में तोड़ फोड़ की और घर का सामान तबाह किया और घर वालों को हरासा किया। इसके अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई थी सेशन अदालत इस्लामाबाद में कि IG इस्लामाबाद की माँ पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों ने ये गैर कानूनी काम किया है, गैर कानूनी छापा मार कार्रवाई की है और इस वजह से हर सूरत
ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ حکم تھا۔ اس پر اب عدالت کی جانب سے، چونکہ سیشن عدالت تھی جو سیکشن 22A 22B یا CRPC ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت یہ درخواست تھی، تو عدالت نے تمام فریقین کو اس میں سنا، پولیس سے رپورٹ طلب کی، پولیس کی رپورٹ عدالت نے کہا کہ یہ اس عدالت مطمئن نہ ہوئی، کیونکہ پولیس نے تو اپنے مطابق رپورٹ بنائی، لیکن جو CCTV کیمرہ تھے اور باقی جو ایویڈنس تھی وہ اتنی اسٹرانگ ایویڈنس تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والوں نے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے سیشن جج عدالت نے، سیشن جج اسلام آباد نے IG اسلام آباد اور دیگر پولیس افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے تھانہ کوہسار کے متعلقہ SHO کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پہلی بار ان 1.5 سالوں میں IG اسلام آباد کے خلاف، ڈائریکٹ IG کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست منظور ہوئی ہے، اور عدالت نے متعلقہ حکام کو کہا ہے کہ وہ IG کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ اب اس میں IG کے خلاف مقدمہ درج اگر سیشن عدالت کے حکم پر نہیں ہوگا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہو جائے گا، لیکن یہ مقدمہ درج ہوگا اور کسی صورت بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اور مجھے یاد ہے انوار الحق پنو صاحب نے کہا تھا کہ جن کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مار کے وہاں پر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، آپ ڈیمیجز کے سوٹ فائل کریں ان پولیس والوں کے خلاف، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اگر یہ ایک دفعہ ہرجانہ بھریں گے کسی کے گھر توڑ پھوڑ کا، کبھی پولیس والے کسی کے گھر پر توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اور اگر اس طرح کی فوجداری کاروائیاں ہو جائیں تو یہ اور تگڑا کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔